बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है। कौन सा? ये टॉपिक कौन सा है? अणुसंख्या गुणधर्म, मीन्स विलयनों के अणुसंख्या गुणधर्म। तो अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में हम पढ़ेंगे और गुणधर्म, अणुसंख्या गुणधर्म का इस्तेमाल करके हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। मीन्स आणविक द्रव्यमान इसको यूज़ करके ज्ञात किया जा सकता है। अब हम कैसे आणविक द्रव्यमान इसका इस्तेमाल करके ज्ञात कर सकते हैं, अब उसको हम देखेंगे। आणविक द्रव्यमान, अणुओं का द्रव्यमान की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि किस तरह के विलयन के लिए हम अणुसंख्या गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है। विलयन के ऐसे गुण जिनका मान विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मीन्स जो जिनकी वैल्यू होगा, जिनका मान होगा, जिसके मान किस पर निर्भर करेंगे? जो विलयन होगा उसमें विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। मतलब जो भी विलय मतलब सोल्यूट और विलयन मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने कण उपस्थित हैं, कितने मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं, उस पे अणु ऐसे गुण जो विलयन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। ऐसे गुण जो होते हैं वो अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं। और अणुसंख्या गुणधर्म जो हम ज्ञात करते हैं वो तनु विलयन के लिए हम अणुसंख्या गुणधर्म निकालते हैं। तो विलयन किस तरह का होना चाहिए? वो होना चाहिए तनु विलयन होना चाहिए। तनु विलयन के लिए ही हम अणुसंख्या गुणधर्म ज्ञात करेंगे। तो मीन्स तनु विलयन अगर है तो उसके लिए अणुसंख्या गुणधर्म ज्ञात करते हैं हम। तो तनु विलयन क्या होते हैं? पहले आप लिख लो तनु विलयन। तो चाहे इसमें एक पॉइंट लिख लेना। अणुसंख्या गुणधर्म तनु विलयन के लिए ज्ञात किया जाता है। अणुसंख्या गुणधर्म तनु विलयन के लिए ज्ञात किया जाता है। तनु विलयन के लिए ज्ञात किया जाता है तथा विलयन में उपस्थित विलय अवाष्पशील होना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे विलय है वो क्या होना चाहिए? अवाष्पशील होना चाहिए, तभी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तनु विलयन किसको हम कहते हैं? तनु विलयन वो होंगे जिसमें विलय की तुलना में विलय की मात्रा अत्यधिक कम होगी। तो इसमें आप लिख लेना तनु विलयन क्या होते हैं? तनु विलयन वह होता है जिसमें विलय की तुलना में विलय की मात्रा बहुत कम होती है। मतलब जो सोल्यूट होगा, विलय होगा, उसकी मात्रा बहुत कम होगी और विलायक की मात्रा बहुत अधिक होगी। ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? तनु विलयन बोलते हैं। और अणुसंख्या गुणधर्म, जैसे मैंने बताया, अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं? विलय के ऐसे गुण जिनके मान विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। एक आगे एक पॉइंट और लिख लो इसमें लास्ट में। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन कुछ विशेष गुण दर्शाते हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं।
करते हैं। इन गुणों को अणुसंख्या गुणधर्म ब्रैकेट में लिख लेना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब आगे लिख लीजिए अणुसंख्या गुणधर्म के प्रकार। अणुसंख्या गुणधर्म किस प्रकार के होते हैं? पहला हो गया, फर्स्ट इसमें हो गया विलय के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। विलय के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा हो गया विलय के हिमांक का अवनमन। विलय के हिमांक का अवनमन। तीसरा हो गया विलय के क्वथनांक का उन्नयन। चौथा हो गया विलयन का पराशरण दाब। विलयन का पराशरण दाब। तो ये 4 अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं। तो पहला क्या हो गया? विलय के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, विलय के हिमांक का अवनमन, विलय के क्वथनांक का उन्नयन और विलयन का पराशरण दाब। और ये सभी जो गुण होते हैं वो किस चीज़ पर निर्भर करते हैं? ये सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय कणों की प्रवृत्ति पर। मतलब ये जो होंगे अणुसंख्या गुणधर्म जो होंगे वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे, वो विलेय के प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करते हैं। विलेय कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके गुण समान होंगे। अगर नंबर अलग अलग हो जाएगा तो गुणों का मान भी अलग अलग हो जाएगा। तो पहला हम लेते हैं वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर गर्म करते हैं तो द्रव के अणु उसकी अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैस अवस्था में आ जाते हैं। इसे गैस अवस्था को ही वाष्प कहते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं वाष्प क्या होता है। भाई वाष्प क्या है? जैसे हम गर्म कर रहे हैं या कोई भी तापमान हम लेंगे, जैसे इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये हमने लिया कंटेनर, इसमें हमने ले लिया कोई भी द्रव ले लिया, ये बंद है चारों तरफ से। काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से कुछ पार्टिकल क्या होंगे, वो क्या हो जाएंगे, आपके द्रव से वाष्प अवस्था में चले जाते हैं और गैस अवस्था में चले जाते हैं। मतलब द्रव अवस्था को छोड़कर गैस अवस्था में आ जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, वाष्प कहेंगे। जब किसी बंद पात्र में किसी द्रव को गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। भाई जैसे अभी मैंने लिया कि बंद पात्र को अगर हम लेंगे, ये पात्र बंद है, इसमें द्रव रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद साम्य अवस्था हो जाएगी। मतलब द्रव से वेपर में, वाष्प में जो जा रहे हैं और वाष्प से द्रव में जो आ रहे हैं कणों की संख्या समान होगी। तब कुछ समय के बाद क्या होगा, साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। तब उस द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा डाला गया दाब ही उस द्रव का वाष्पदाब कहलाता है। मतलब उस स्थिति में, अब जो जब साम्य अवस्था आ गई, उस स्थिति में जो कण जो यहाँ पे दाब डालेंगे इसकी सतह पर, उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पदाब बोलते हैं। तो ये हम सब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम बात कर रहे थे पहला वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन के बारे में। जब हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालते हैं विलायक में, कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ हमने विलायक में डाला तो वाष्पदाब, तो वो क्या करेगा, वाष्पदाब को कम कर देगा। वाष्पदाब को कम क्यों कर देता है? कम इसलिए कर देता है क्योंकि ये हमने जैसे कोई भी ये लिया तो यहाँ पे सरफेस पे पहले से क्या होगा,
वो विलायक के कण उपस्थित होंगे। लेकिन जब इसमें हम अवाष्पशील विलेय डालेंगे तो उसके भी कुछ कण यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे, उसकी सरफेस को घेर लेंगे, और वो जो कण होंगे वो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में नहीं जाते, इसलिए वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो विलेयकों के वाष्प दाब सदैव विलयनों से के वाष्प दाब से अधिक होते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या होगा, विलेयकों के वाष्प दाब सदैव विलयन के वाष्प दाब से अधिक होते हैं, क्योंकि विलयनों में वाष्प दाब वाष्प कम बनती है, क्योंकि विलयनों में अवाष्पशील विलेय पदार्थ पाए जाते हैं। अवाष्पशील विलेय पदार्थ पाए जाते हैं जो वाष्प दाब बनने का अवरोध करते हैं, इसलिए विलयनों के वाष्प दाब कम होते हैं। वाष्प दाब के इस अंतर को ही हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। मतलब जब हम विलायक लेंगे उसका वाष्प दाब जैसे क्या हो गया, पी नोट। जब हमने उसमें क्या कर दिया, अवाष्पशील विलेय डाल दिया, तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या है आपका, वो पी नोट है, और विलयन का वाष्प दाब जो होगा वो पी एस होगा। और पी एस जो है मतलब एस मतलब सॉल्यूशन, वाष्प दाब पी मतलब प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर। तो पी को हम दर्शा रहे हैं वेपर प्रेशर को पी से, एस मतलब सॉल्यूशन, ओ मतलब ओ नोट, ये पी नोट हो गया मतलब विलायक का वाष्प दाब। तो जो पी एस है वो कम होगा, पी नोट ज़्यादा होगा। मतलब ये है विलायक का वाष्प दाब और ये है विलयन का वाष्प दाब। तो इसका जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर हो गया, क्या अंतर आया, वाष्प दाब का अवनमन कितना आ गया, कितना उसमें परिवर्तन आया। अवनमन होता है मतलब लोअरिंग, मतलब कितना डिक्रीज हुआ। भाई पी नोट से कितना हो गया, ये पी नोट से पी एस हो गया, तो डिक्रीज कितना आया, पी नोट माइनस पी एस, जिसको हम क्या ले लेते हैं, डेल्टा पी के बराबर लेते हैं। आपेक्षिक अवनमन कितना होता है कि मतलब रिलेटिवली कितना चेंज हुआ, तो जो भी परिवर्तन आएगा उसको मूल वैल्यू से हम भाग कर देंगे। तो मूल वैल्यू कितना है, पी नोट, और परिवर्तन कितना है, डेल्टा पी। तो आपेक्षिक अवनमन कितना हो गया, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नोट। आगे हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध करो कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के समान होता है। राउट्स के नियम से हमें पता है कि राउट का नियम हमें बताता है कि जो P होगा दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू वाष्प दाब जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, जैसे हमने 2 केस पहले पढ़े भी थे। तो हमने मान लिया कि A और B दो अवयव यहाँ पे उपस्थित हैं। A जो है, जो विलेय है, ये अवाष्पशील है, और ये जो B जो है वो वाष्पशील है। तो मतलब B का और विलयन में B का मोल फ्रैक्शन हो गया XB और A का हो गया XA। क्योंकि A अवाष्पशील है, मतलब वाष्प में वो परिवर्तित नहीं होगा, तो उसका वाष्प दाब भी नहीं होगा। तो इसकी वजह से वाष्प दाब नहीं रहेगा। वाष्प दाब किसकी वजह से होगा, B की वजह से होगा। इसलिए पी एस कितना हो गया, पी नोट एक्स बी। पी नोट है B का वाष्प दाब। तो यहाँ से अगर हम देखें एक्स बी कितना आ गया, पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट, और पी एस बाई पी नोट कितना आ गया, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ये हो गया एन ए हो गया B के मोल्स, और एन बी हो गया B के मोल्स, एन ए हो गया A के मोल्स। A क्या है, विलेय, और B क्या है, विलायक। तो अब हम करते हैं 1 माइनस पी एस बाई पी नोट, कितना आ जाएगा, 1 माइनस एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। इसको करेंगे, जोड़ घटा करेंगे, तो ये हो जाएगा पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट, और पी नोट माइनस पी एस क्या था, डेल्टा पी था, जिसको इधर जोड़ घटा किया तो ये आ गया आपके पास। फाइनली आ जाएगा पी नोट माइनस पी एस, पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो ये आ गया आपका
पी नोट माइनस पी एस कितना हो गया, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नोट, ये किसके इक्वल आ गया, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, मतलब ए के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। ए क्या लिया था हमने, विलायक, तो ये क्या हो गया, एक्स ए के बराबर हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नोट क्या है, ये इसको हम बोलेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसके इक्वल हो गया, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ये क्या है, एक्स ए के इक्वल है, विलेय के मोल अंश के बराबर है। आगे अगर हम देखें, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से मोलर द्रव्यमान में आणविक द्रव्यमान अगर हमें निकालना है, कैसे हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला था पीछे से, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। अगर विलयन बहुत तनु हो, मतलब तनु होगा तो मतलब क्या होगा, मैंने जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि विलायक का मान जो होगा, मात्रा जो होगी वो बहुत अधिक होगी, और विलेय मतलब ए एन ए बहुत कम होगा, एन बी बहुत ज़्यादा होगा। जो एन ए बहुत ज़्यादा है, कम है, एन बी बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कर देंगे, एन बी के कंपैरिजन में एन ए जो होगा वो नगण्य होगा। तो एन ए हमने क्या कर दिया है नीचे से, एन ए प्लस एन बी को एन बी ही हम ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन बी। एन ए बाई एन बी का मान रखेंगे, एन ए क्या होगा, मोल ऑफ ए, और एन बी क्या हो गया, मोल ऑफ बी। तो एन ए क्या हो जाएगा, एन ए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए। इसी तरह से एन बी क्या हो जाएगा, एन बी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी। तो अब इन दोनों का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये मान रखा यहाँ पे, तो मीन्स एन ए और एन बी का, तो ये आ जाएगा पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी, उल्टा हो गया जाएगा डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए, उसको पूरे को डिवाइड कर रहे हैं डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी से, तो वो उल्टा होकर इधर आ जाएगा डब्ल्यू ए गुणा एम बी डिवाइडेड बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी। तो यहाँ से हम एम ए ज्ञात कर सकते हैं। तो एम ए हमने ज्ञात कर लिया, यहाँ से इजीली हम इस फार्मूले में रख के ज्ञात कर सकते हैं। आगे हमें प्रश्न दिया हुआ है, यदि ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, वाष्प दाब हमें दिया हुआ कितना, 0.850 बार, यदि 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाए तो विलायक का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है। तो विलायक का मोल द्रव्यमान क्या होगा, हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो एम ए हमें निकालना है विलेय का, विलेय क्योंकि ए क्या हमने लिया था, विलेय लिया था, तो साधारण है, ये इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, सब कुछ हमें दिया हुआ है, कोई कुछ नहीं करना है। पी नोट दिया हुआ है, पी नोट क्या हो जाएगा आपका, जो शुरू में शुद्ध का वाष्प दाब था, ये हो गया पी नोट, दिस इज पी नोट। ये क्या हो गया, पी एस, और ये क्या हो गया, डब्ल्यू बी। बेंजीन का एम बी आपको निकालना है, एम बी क्या होगा, C6H6, बेंजीन हो गया C6H6 का द्रव्यमान आपको निकालना है। कार्बन का होता है 12, 6 12 का कितना हो गया, 12 संग 72, और हाइड्रोजन का होता है 1, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो गया, 72 और 6 कितना हो गया, 72 और 6 कितना हो जाएगा, 72 और 6 आपका हो जाएगा 78। तो सब कुछ हमने रख दिया, सब कुछ रखने के बाद ये एम में आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हम वाष्प दाब निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका वाष्प दाब, आप कैसे निकालोगे, तो बड़ा साधारण है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आसानी से आप निकाल सकते हो। अगला जो हमारा अगर हम देखें, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्या गुणधर्म है,
वो क्या है, वो है आपका क्वथनांक का उन्नयन, जिसको हम बोलेंगे क्वथनांक का उन्नयन, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी। तो बॉइलिंग पॉइंट में किस तरह से बढ़ोतरी होती है। पहले अगर हम बात करें क्वथनांक, क्वथनांक मतलब क्या हो गया, क्वथनांक मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या, एक क्या होता है, तापमान होता है, टेम्परेचर होता है। और कौन सा तापमान होता है, किसी विलय का क्वथनांक वह ताप होता है, कौन सा ताप होता है, जिस पर उसका वाष्पदाब वायुमंडल दाब के समान हो जाता है। मतलब जिस ताप पे उसका वाष्पदाब क्या हो जाएगा, वायुमंडल दाब के समान हो जाएगा, उसे उसका हम क्या कहते हैं, उसे उस विलयन का क्वथनांक कहते हैं। मतलब जिस ताप पर विलयन का या विलायक का वाष्पदाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा, उसको हम उसका क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। मतलब द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। बाहरी जो वायुमंडल दाब है उसके बराबर अगर वाष्पदाब हो गया आपके विलयन का या विलायक का, तो वो तापमान क्या हो जाएगा, वाष्पदाब कहलाता है, सॉरी क्वथनांक कहलाता है। और विलयन का जो क्वथनांक होता है वो विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब हमने पीछे देखा कि अगर हम विलायक में विलेय मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो वाष्पदाब क्या होता है, घटता है। भाई हमने मान लिया कि जो बाहरी वाष्पदाब है वो क्या है, P है, P है। तो जब P सॉल्यूशन या जब P सॉल्यूशन जो है P के बराबर हो जाएगा, या P नोट है, भाई बाहरी दाब जो है P नोट है, जब सॉल्यूशन का या विलायक का वाष्पदाब जो है P नोट के बराबर हो जाएगा, तो वो क्या करने लगे, उस ताप को हम क्या कहेंगे, जिस ताप पे सॉल्यूशन का या विलायक का वाष्पदाब P नोट के बराबर हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं, नमस्कार सर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका क्वथनांक बोलते हैं। चाहे वो विलायक हो चाहे वो विलयन हो, मतलब सॉल्यूशन हो चाहे वो सोलवेंट हो। तो जब हमने क्या किया उसमें, भाई जैसे जल हमने लिया, जल में हमने क्या कर दिया, नमक डाल दिया। तो नमक जो है अवाष्पशील विलेय है और जल जो है वाष्पशील है, तो इसका वाष्पदाब क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब PS क्या हो गया, कम हो गया। अब क्या होगा, P नोट विल बी लेस देन, सॉरी PS विल बी लेस देन P नोट। अब ये दोनों बराबर नहीं रहे, और वाष्पदाब को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, तापमान को बढ़ाना होगा। मतलब अधिक तापमान पे अब ये P जो PS है ज़्यादा तापमान पे P नोट के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि विलयन के क्वथनांक सदैव विलयन के क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, क्योंकि विलयनों के वाष्पदाब कम होते हैं, इसलिए इन्हें अधिक गर्म किया जाता है। क्वथनांकों का यह अंतर ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक उन्नयन एक अणु संख्या गुणधर्म है, इसलिए इसके मान, जो इनके मान होते हैं वो मोललता के समानुपाती, मतलब ये जिसका जो मान होगा वो मोललता के समानुपाती होगा। जैसे वाष्पदाब जो होता है वो क्या रहता है आपका, एक वायुमंडल दाब होता है या फिर 1.013 बार होता है। तो जल का जो वाष्पदाब 100 डिग्री सेल्सियस पे वायुमंडल दाब के बराबर होता है, लेकिन उसमें अगर हम नमक मिला देंगे तो वो 100 डिग्री पे वायुमंडल दाब के बराबर नहीं होगा, वो कुछ ज़्यादा टेम्परेचर पे वायुमंडल दाब के बराबर होगा। जितना ज़्यादा विलेय मिलाएंगे वाष्पदाब में उन्नयन भी उतना ज़्यादा होगा। आगे अगर हम देखें, हमने यहाँ पे वाष्पदाब, इधर हमने ले लिया वाष्पदाब और इधर ले लिया टेम्परेचर। वाष्पदाब और ताप का हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ये आ गया शुद्ध विलायक के लिए। भाई जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इधर की तरफ, तापमान क्या हो रहा, बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे वाष्पदाब क्या होगा, बढ़ेगा। ये विलायक के लिए।
और ये नीचे वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है, वो है आपका ये वाला ग्राफ है विलेन के लिए। विलेन का वाष्पदाब जो होगा वो विलायक से कम होगा। जैसे ये एक टेम्परेचर हमने ले लिया, कोई भी एक टेम्परेचर ले लिया, तो यहाँ ये आपका हो गया विलायक का, और ये हो गया ये हो गया विलेन का, और ये हो गया विलायक का। विलायक का वाष्पदाब ज़्यादा है, विलेन का वाष्पदाब कम है। तो हमने मान लिया कि जो बाहरी दाब है वो कितना है, PS है। तो एक लाइन इस तरह से खींचेंगे हम। अब ये लाइन इसको यहाँ पे कट कर रही है विलायक वाले कर्व को, मतलब इस टेम्परेचर पे जो होगा, ये जो टेम्परेचर होगा उस विलायक का क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। लेकिन विलेन वाले कर्व को ये कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। तो ये जो तापमान है T2 वो क्या हो गया आपका, वो विलेन का वाष्पदाब हो गया। तो T1 है विलायक का वाष्पदाब, T2 है विलेन का वाष्पदाब। तो इसमें जो अंतर हो गया, जो T2 जो होगा वो ज़्यादा होगा T1 से, तो उसमें क्या आ गया, उन्नयन आ गया, इंक्रीज़ हो गया, एलिवेशन हो गया, इसमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, क्वथनांक का उन्नयन हो गया। उन्नयन कितना होगा, तो हम देख सकते हैं डेल्टा T कितना होगा भाई, कितना इंक्रीज़ आया, फाइनल हो गया T2, इनिशियल कितना था T1, तो T2 माइनस T1 उन्नयन हो गया। और ये जो T2 माइनस T1 होगा वो क्या होगा, मोललता के समानुपाती होता है। डेल्टा T जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू M। M क्या है, मोललता है। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, समानुपाती हटाएंगे तो समानुपाती स्थिरांक आ जाता है, जिसको हम लिखते हैं KB से। KB से हम दर्शाते हैं, KB होता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। KB क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको हम इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर जैसे हमने देखा यहाँ पे भाई डेल्टा TB कितना है, बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन मतलब क्वथनांक में उन्नयन इज इक्वल टू KB इंटू M। अब KB हमें निकाल, जब M जो होगा 1 होगा, मोललता 1 होगी, तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा, वो KB के समान हो जाएगा। मतलब KB क्या है, KB क्या हो गया, तो KB आपका हो जाएगा, KB एक तरह से आपका क्या हो गया, कि जब विलेन का जो मोललता होगी 1 मोल पर kg होगी, उस स्थिति में क्वथनांक का जो उन्नयन होगा वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मतलब जब M जो है हो गया 1 हो गया। M1 कब होगा, जब 1 किलोग्राम विलायक में हम 1 मोल विलेय मिलाएंगे, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा और डेल्टा TB KB के बराबर हो जाएगा। अब अगर हमें देखना है कि डेल्टा TB से हम विलेय का द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे भाई, हमने पहले भी पढ़ा था कि M मोललता क्या होती है, मोललता रहती है विलेय के मोल। तो विलेय हमने यहाँ पे क्या लिया है, A हम विलेय ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा WA डिवाइडेड बाई MA बटे विलायक WB किस में लेंगे हम, किलोग्राम में। तो WB हम ले रहे हैं ग्राम में, लेकिन हमें यहाँ पे पुट किस में करना होता है, किलोग्राम में। ये हो गया विलेय के मोल, ये हो गया, ये आपका हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो इसको हम गुणा भाग करके लिखेंगे तो यह जाएगा WA डिवाइडेड बाई MA गुणा 1000 डिवाइडेड बाई WB। तो ये वैल्यू हमने रख दी, मतलब
m क्या आया आपके पास, m आ गया WA डिवाइडेड बाई MA गुणा 1000 डिवाइडेड बाई WB। वही रखा है हमने, m की जगह पे क्या डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m। m क्या रख दिया हमने, WA गुणा 1000 डिवाइडेड बाई MA इंटू WB। MA हमें ज्ञात करना है विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो MA क्या आ जाएगा, MA हम आगे उसको रीअरेंज करके लिख देंगे, तो MA क्या आ गया, ये उलट पुलट करके लिख दिया बस, ये MA आ गया KB WA गुणा 1000 बटे डेल्टा TB इंटू WB। तो KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक या एब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, एब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक भी बोलते हैं, या मोलल उन्नयन स्थिरांक भी बोलते हैं, या फिर हम उसको क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी बोल देते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी इसको हम बोल देते हैं। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम जो हमने विलेय लिया है उसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, आगे एक प्रश्न ले लेते हैं। तो एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg जल में घोला जाता है, तो 1.013 बार दाब पर यह विलयन किस ताप पर उबलेगा। तो अब हमें क्या निकालना है कि जो प्रेशर है वो कितना है, 1.013 बार है, तो उस पर किस दाब पर वो उबलेगा, और KB हमें दिया हुआ है, ये रहा KB। तो साधारण सा फार्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। ठीक, तो M निकालेंगे हम पहले। M क्या होगा, 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के पहले हम क्या कर लेंगे, मोल निकाल लेंगे। तो डेल्टा TB हम बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। डेल्टा TB हमने ये साधारण फार्मूला भी लग दिया, या फिर मतलब डायरेक्ट फार्मूला वो ले लो उठा के। तो डेल्टा TB कितना आ गया, 0.052 केल्विन आ गया। तो डेल्टा TB आपको अब TB निकालना है, तो TB में इंक्रीज़ आया हमारे पास, ये क्या है डेल्टा TB, मतलब उसमें इंक्रीज़ कितना आ रहा है वो हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो साधारण हमने निकाल लिया ये इंक्रीज़ कितना है, इसको हम जो उसका मूल क्या था आपका क्वथनांक था, उसमें ऐड कर देंगे। उसका क्वथनांक है हमारे पास 373.15 केल्विन। जल का जो क्वथनांक होता है उसमें हम डेल्टा TB को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास उसमें क्या उन्नयन होगा, कितना मीन्स उन्नयन ये है, और उसको हमने मूल में ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया पूरा कितना मान होगा उसका, ये आ गया आपके पास। आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो इसको आप ट्राई कर लेना अपने आप से, और अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक हिमांक का अवनमन हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं।